सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इट्स कंसेप्चुअल। तो आज हम बात करेंगे द वन एंड द मोस्ट लेंथी क्वेश्चंस और मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज़ इन्फ्लामेशन। तो ये वीडियो मैं दो पार्ट में बनाऊंगा, दैट इज़ द सेल रिस्पॉन्सेस या फिर बोल सकते हैं द चेंजेस इन द इवेंट्स ऑफ इन्फ्लामेशन, एंड इंट्रोडक्शन भी दूंगा। एंड दूसरे पार्ट में हम कवर करेंगे दैट इज़ द मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन। ओके, तो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, ठीक है, कि जो भी हिस्टोपैथोलॉजी के इमेजेस या फिर पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन या टेबुलर फॉर्म्स जो भी है, तो मैं जो टेलीग्राम में जो चैनल दे रहा हूँ उसके डिस्क्रिप्शन में जाके प्लीज़ आप वो इमेजेस और वो देख लीजिएगा, जिसके कि आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाए एंड यू कैन अंडरस्टैंड द हिस्टोपैथोलॉजी एज वेल एज द माइक्रोवेस्कुलर एज वेल द माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज द मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो आपको एक ब्रीफ आइडिया भी मिल जाएगा एंड आपको अपने वाई या प्रैक्टिकल्स में उसको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं, दैट इज़ द इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन क्या है? तो इट इज़ अ लोकल रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग टू एनी इंजरस एजेंट। इट इज़ अ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स। ठीक है, तो कोई भी लोकल रिस्पॉन्स टू एन लिविंग टिश्यू टू एन इंजरियस एजेंट, ठीक है, तो वो एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है। एनिमी, दैट इज इंजरियस एजेंट्स, एंड डिफेंस में दैट इज ल्यूकोसाइट एंटीबॉडीज एंड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्सेट्रा। ठीक है, तो उसके टाइप्स डिफेंस मतलब कोई इन्फेक्शन एजेंट्स आया है तो डिफेंस में क्या क्या सीक्रेट हो, दैट इज ल्यूकोसाइड एंटीबॉडीज, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होंगे। ठीक है, दैट विल कॉज द इन्फ्लामेशन। उसके टाइप्स कौन कौन से, दैट इज एक्यूट एंड क्रॉनिक। ठीक है, तो अब डिफरेंस है, तो ऑनसेट एक्यूट का रैपिड होगा एंड क्रॉनिक का स्लो होगा। फिर सेल्स में एक्यूट में न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा अमाउंट में होंगे एंड क्रॉनिक में लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस होंगे। टिश्यू में टिश्यू इंजरी दैट इज माइल्ड एंड इट इज सेल्फ मीडिएटेड, एंड क्रॉनिक में सीवियर एंड इट इज़ प्रोग्रेसिव। साइंस क्या है? साइंस में लोकल एंड सिस्टमेटिक में दैट इज़ प्रोमिनेंट साइंस शो करेंगे एंड द क्रॉनिक में लेस प्रोमिनेंट होंगे। ठीक है, तो अब हमको ये द 5 आवर्स ऑफ इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, तो ये हमको बेसिकली याद रखना है, तो इनसे ही पूरा इन्फ्लामेशन हम कवर करते चले जाएंगे। ठीक है, तो हम कैसे कैसे 5 आवर्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इज द रिकॉग्निशन ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट। ओके, तो हम पहले रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, फिर रिक्रूटमेंट ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल्स, तो पहले तो बॉडी इंजरियस एजेंट को आइडेंटिफाई करेगी, मतलब रिकॉग्नाइज करेगी। फिर रिक्रूटमेंट ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल्स, तो एक्यूट में हमने देखा अभी दैट इज न्यूट्रोफिल्स एंड क्रॉनिक में लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस। थर्ड विल बी, उससे फिर रिक्रूटमेंट हो गया तो अब वो रिमूवल करेगा ऑफ द इंजूरियस एजेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज द रेगुलेशन ऑफ द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। ओके, एंड द फिफ्थ इज रिजोल्यूशन और रिपेयर। तो 5 आर दैट इज 5 आर्स, दैट इज रिकॉग्निशन, रिक्रूटमेंट, रिमूवल, रेगुलेशन एंड रिजोल्यूशन। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, रिकॉग्निशन, रिक्रूटमेंट, रिमूवल, रेगुलेशन एंड रिपेयर या फिर रिजोल्यूशन। ओके, रिकॉग्निशन, रिक्रूटमेंट, रिमूवल, रेगुलेशन एंड रिजोल्यूशन या फिर रिपेयर। ओके, अब हम मेनली बात करेंगे इधर पे एक्यूट इन्फ्लामेशन की। तो इट इज़ बेस्ट अंडरस्टूड बाय, मतलब दो इवेंट्स में हम डिवाइड कर देंगे, दैट इज़ द वेस्कुलर चेंजेस और वेस्कुलर इवेंट्स, या फिर सेलुलर चेंजेस एंड सेलुलर इवेंट्स। तो वेस्कुलर चेंजेस में क्या होगा कि देयर विल बी इंक्रीज इन द ब्लड फ्लो टू ब्रिंग सेल्स एंड प्रोटीन्स टू द साइट्स ऑफ इंजरी। तो ब्लड फ्लो इंक्रीज करेंगे जिससे कि सेल्स एंड प्रोटीन साइट ऑफ इंजरी पे पहुंच जाए, एंड डन बाय वेजोडाइलेशन एंड इंक्रीज वास्कुलर परमिएबिलिटी। ओके, एंड सेलुलर इवेंट्स में क्या 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 हो रहा था, दैट इज रिक्रूटमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट्स एंड एक्टिवेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स लीडिंग टू द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्वेड एंड प्रोडक्शन ऑफ मीडिएटर्स। ठीक है, तो मैकेनिज्म कौन सी? फैगोसाइटोसिस, मतलब रिक्रूटमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट्स एंड फिर उसका एक्टिवेशन हो रहा था टू डिस्ट्रक्ट द इन्वेडर एंड प्रोडक्शन ऑफ द मीडिएटर्स ऑफ द इन्फ्लामेशन। ओके, एंड मैकेनिज्म कौन सी फॉलो होगी? दैट इज द फैगोसाइटोसिस। अब स्टिमुलाई ऑफ एक्यूट, मतलब कौन कौन स्टिमुली मतलब एक्यूट इन्फ्लामेशन करवाएगा, दैट इज इन्फेक्शन सच एज बैक्टीरियल, वायरल एक्सेट्रा। टिश्यू नेक्रोसिस होगा तब इन्फ्लेमेशन होगा। फिर ट्रोमा, फिजिकल एंड केमिकल इंजरीज की वजह से हो सकता है, एंड फॉरेन बॉडीज एंड इम्यून रिएक्शंस में भी तभी इन्फ्लामेशन शो होगा। अब नेक्स्ट इज द recognition of the stimuli are done by the receptors which sense the stimuli। अब रिकॉग्निशन कहाँ होगा? जहाँ पे रिसेप्टर होंगे एंड विच सेंस द स्टिमुलाई। अब दो तरह के रिसेप्टर हो गए होते हैं, दैट इज द टोल लाइक रिसेप्टर एंड द इन्फ्लेमासोम। तो ये डिफरेंस भी हमको याद रखना है। ठीक है,
तो टोल लाइक रिसेप्टर दैट इज द माइक्रोबियल सेंसर होते हैं प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंडोसोम्स, रिकॉग्नाइज प्रोडक्ट्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल पैथोजेंस, ठीक है, एंड रिजल्ट्स इन द प्रोडक्ट्स ऑफ द मीडिएटर ऑफ द इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो मतलब माइक्रोबियल सेंसर्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ पैथोजन को पहचान जाते हैं एंड मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन को सीक्रेट करेंगे, ठीक है। एंड इन्फ्लामोसोम क्या है, दैट इज द मल्टी प्रोटीन साइटोप्लाज्मिक कॉम्प्लेक्स, रिकॉग्नाइज प्रोडक्ट्स ऑफ डेड सेल, तो उससे एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेज 1 करेगा एंड दैट विल एक्टिवेट द इंटरल्यूकिन 1 विच इज़ अ मीडिएटर ऑफ ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट। एंड अब ल्यूकोसाइट उधर पे आ जाएंगे तो फिर क्या करेगा, फैगोसाइटोसिस एंड डिस्ट्रॉय द डेड सेल। तो टोल लाइक रिसेप्टर तो क्या कर रहे थे कि पैथोजन के प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज करके इन्फ्लामेशन को मीडिएट कर रहे थे, एंड जो इन्फ्लामोसोम है वो डेड सेल को जो है उसको हटा रहे थे, ठीक है। अब एक्यूट इन्फ्लामेशन में मैंने आपको पहले बता दिया कि दैट इज वैस्कुलर चेंजेस एंड सेलुलर चेंजेस, ओके। अब वैस्कुलर चेंजेस में भी 2 पार्ट्स है, ठीक है, दैट इज चेंजेस इन द वैस्कुलर फ्लो एंड कैलिबर एंड इंक्रीज इन द वैस्कुलर परमेबिलिटी। तो हम आगे वैस्कुलर चेंजेस में पढ़ेंगे, दैट इज द फर्स्ट, दैट इज द चेंज इन वैस्कुलर फ्लो एंड कैलिबर। तो इसमें क्या है, दैट इज द हिस्टामिन की वजह से क्या होगा, वेजोडाइलेशन, एंड वेजोडाइलेशन की वजह से क्या होगा, इंक्रीज इन द ब्लड फ्लो, एंड इंक्रीज इन ब्लड फ्लो होगा तो दैट विल कॉज हीट एंड रेडनेस, ओके। एंड वेजोडाइलेशन हो रहा है इधर पे, उसकी वजह से क्या हो रहा है, वैस्कुलर परमिलिबिलिटी भी बढ़ रही है, एंड फ्लूइड इन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस भी हो रहा है, तो मतलब फ्लूइड ब्लड वेसल से बाहर आके एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जमा हो रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से हमको मतलब थोड़ा इडिमा भी हो जाएगा, ओके। तो द अबव मार्क्ड कॉसेज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ स्लो ब्लड फ्लो, कंसंट्रेशन ऑफ आरबीसी एंड विस्कोसिटी जो ब्लड की होगी वो बढ़ा देगी, एंड दैट विल कॉज द एंगोजमेंट ऑफ द स्मॉल वेसल्स, दैट इज ऑल्सो नोन एज द स्टेसिस। मतलब स्लो ब्लड फ्लो हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ आरबीसी बढ़ जाएगा एंड विस्कोसिटी भी बढ़ जाएगी, एंड इट विल कॉज द एंगोजमेंट, ठीक है। मतलब जो स्मॉल वेसल हो गए वो एनलार्ज हो जाएंगे, ठीक है। फिर बी है, पहला तो था चेंजेस इन द वेस्कुलर फ्लो एंड द कैलिबर, एंड दूसरा था दैट इज द इंक्रीज इन द वेस्कुलर परमेबिलिटी। तो इट इज़ द हॉलमार्क ऑफ द एक्यूट इन्फ्लामेशन। अब हमको ये याद रखना है, दैट इज इट इज़ द हॉलमार्क ऑफ द एक्यूट इन्फ्लामेशन। देयर इज एस्केप ऑफ ब्लड सेल्स, फ्लूइड एंड प्रोटीन्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स इन टू द इंटरस्टिशियल टिश्यू, ठीक है। मतलब इंटरस्टिशियल टिश्यू में वो फ्लूइड एस्केप कर जाएगा ब्लड वेसल से, ओके। अब मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म बेसिकली 3 से 4 है। तो पहले तो मीडिएटर्स हम देख लेते हैं, दैट इज हिस्टामिन, ल्यूकोट्राइन्स, ब्रेडिकाइनिन्स, ये हम डिटेल में आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स पहला है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन अकर्स इमीडिएटली एंड शॉर्ट, इट इज़ अ शॉर्ट लिव्ड स्टेट। ऑल्सो द कंट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स को ऑल्सो कॉल्ड एज द इमीडिएट ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, ओके। अब उसमें क्या होगा, मैंने फिगर में बता रखा है कि कंट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स हो जाएगा, तो उसकी वजह से दिस वाइडन्स द स्पेस बिटवीन द सेल्स एंड दिस विल रिजल्ट इन द आउट गोइंग ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। जो फ्लूइड रह रहा था बीच में तो वो अब बाहर निकल जाएगा, बिकॉज सेल्स श्रिंक हो गए तो वो जगह बढ़ जाएगी तो फ्लूइड बाहर निकल जाएगा, इंटरस्टिशियम में आ जाएगा। फिर सेकंड इज द डायरेक्ट डैमेज टू द एंडोथेलियम, या फिर बोल सकते हैं हम एंडोथेलियल इंजरी, ओके। अब एंडोथेलियल इंजरी में क्या हो रहा है, इट अकर्स ड्यू टू बर्न्स, माइक्रोब्स, टॉक्सिन्स, ओके, अकर्स इमीडिएटली एंड सस्टेन्ड सेवरल आवर्स अंटिल द डैमेज इज रिपेयर्ड, ठीक है। तो बर्न्स हो जाएगा या फिर कोई भी टॉक्सिन होगा तो उसकी वजह से एंडोथेलियल इंजरी हो जाएगी, तो उसकी वजह से स्पेस बढ़ेगी एंड फ्लूइड इंटरस्टिशियम में आ जाएगा, ओके। अब थर्ड है दैट इज एंडोथेलियल इंजरी ड्यू टू ल्यूकोसाइट। तो पहले तो बर्न्स एंड उसकी वजह से एंडोथेलियल इंजरी हो रही थी, एंड न्यूट्रोफिल्स दैट इज द न्यूट्रोफिल एदरिंग टू द एंडोथेलियम में इंजर्ड। अब न्यूट्रोफिल मैंने इधर फिगर में देखो अटैच हो रहा है, तो जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाएगी बिकॉज न्यूट्रोफिल आके बाइंड हो गए, एंड दैट विल इंक्रीज द स्पेस बिटवीन द सेल्स एंड हेंस इंक्रीजिंग द स्पेस टू फ्लूइड मूविंग आउट, एंड मतलब वो जाके इंटरस्टिशियम में जमा हो जाएगा, ठीक है। इट अकर इमीडिएटली एंड इज सस्टेन्ड फॉर द आवर्स अंटिल दैट रिपेयर, मतलब घंटों तक वो कंडीशन सेम रहेगी, एंड ट्रांससाइटोसिस, ओके। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो मेनली 3 होता है, दैट इज कंट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स, इंजरी ऑफ एंडोथेलियल सेल्स बाय बर्न और टॉक्सिक सब्सटेंसेस, एंड या फिर बोल सकते हैं डायरेक्ट डैमेज एंड एंडोथेलियल इमेज ड्यू टू ल्यूकोसाइटोसिस। तो दैट इज द
रीजन फॉर इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी। एंड फर्स्ट हमने देखा देयर इज चेंजेस इन वैस्कुलर फ्लो एंड कैलिबर। तो उसमें क्या हो रहा था कि जो वेजोडाइलेशन हिस्टामिन मीडिएटर है तो उसकी वजह से वैस्कुलर परमेबिलिटी एंड फ्लूइड इन द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस आ रहा था, ठीक है। एंड इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी इज ऑल्सो द हॉलमार्क ऑफ द एक्यूट इन्फ्लामेशन। एंड अबाउ जो वेस्कुलर फ्लो एंड कैलिबर में जो स्लो ब्लड फ्लो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लड भी बढ़ रहा था एंड विस्कोसिटी भी बढ़ रही थी, दैट विल कॉज द स्टेसिस, दैट इज द एंगोजमेंट ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स। अब हमने रिसेप्टर के बारे में भी देख लिया कि वो उधर पे दैट इज टोल लाइक रिसेप्टर एंड द इन्फ्लेमासोम, ओके। तो उधर पे क्या हो रहा था, दैट इज एक तो क्या कर रहा था कि इन्फ्लामेशन के मीडिएटर को सीक्रेट कर रहा था एंड जो इन्फ्लेमासोम है वो डेड सेल्स को हटा रहा था बाय फेगोसाइटोसिस, ओके। तो अब हम नेक्स्ट पे आ जाता है, दैट इज द सेल्यूलर इवेंट्स। तो हमने जो वैस्कुलर चेंजेस थे वो तो देख लिए, अब हम देखते हैं दैट इज द सेल्यूलर इवेंट्स, ओके। तो सेल्यूलर इवेंट्स में दैट इज द रिक्रूटमेंट ऑफ द ल्यूकोसाइट्स, ओके। अब ल्यूकोसाइट्स का रिक्रूटमेंट करना है, दैट इज इट इज अ मल्टीपल स्टेप प्रोसेस, ओके। द इन्फ्लक्स ऑफ ल्यूकोसाइट एट द साइट ऑफ इंजरी, दे इंजेस्ट एंड डिस्ट्रॉय द इंजरियस एजेंट, दैट इज दे विल कॉज द फेगोसाइटोसिस, सिंपल है, ठीक है। दे ऑल्सो सीक्रेट ग्रोथ फैक्टर फॉर द रिपेयर, मतलब एक बार फेगोसाइटिस हो गई थी फिर दे रिपेयर के लिए ग्रोथ फैक्टर भी सीक्रेट करते हैं, ठीक है। मीडिएटेड एंड कंट्रोल्ड बाय द chemokines, okay। chemo attract cytokines which play a role in leukocyte migration, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज द जर्नी ऑफ द ल्यूकोसाइट, मतलब रिक्रूटमेंट कैसे होगा, तो उसमें क्या होगा, दैट इज इन द लूमेन ऑफ ब्लड वेसल्स। तो जब लूमेन में है ब्लड, जो लूमेन में ब्लड वेसल्स है उसमें बेसिकली पहले 3 पार्ट में होगा, दैट इज मार्जिनेशन, रोलिंग एंड अधेशन, ओके। तो हम बारी बारी सब पूरा समझते हैं एंड फिर एक समरी तैयार करें। तो पहले देख लेते हैं दैट इज व्हाट इज मार्जिनेशन, ओके। तो अब इधर देख लेंगे, दैट इज ड्यू टू वैस्कुलर चेंजेस स्टेसिस अकर, ठीक है। तो हमने पहले देखा कि वैस्कुलर कैलिबर चेंज हो रहा था तो स्टेसिस अकर हो रहा था, दैट इज एंकोजमेंट ऑफ द स्मॉल ब्लड वेसल्स। तो उसकी वजह से ब्लड स्लोज डाउन हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, द ल्यूकोसाइट्स विच नॉर्मली आर इन द सेंटर मूव टुवर्ड्स द पेरीफेरी, मतलब सेंटर में थे तो फिर वो पेरीफेरी में चले जाएंगे एंड गैदर अलॉन्ग द एंडोथीलियल सेल्स, और जो एंडोथीलियल सेल्स है उसके वहाँ जमा हो जाएंगे एंड दैट इज नोन एज द मार्जिनेशन, मतलब सेंटर से पेरीफेरी में चला जाना एंड मार्जिन में सेटल हो जाना या फिर पेरीफेरी पे सेटल हो जाना, दैट प्रोसेस इज नोन एज द मार्जिनेशन, ओके। तो मार्जिनेशन हो गया। अब आएगा रोलिंग, ठीक है। तो रोलिंग मतलब रोल होना, तो इट इज जनरली रिफर्ड एज to the transiently binding and moving forward of the leukocytosis at the time of the lumen of blood vessel. It is referred to as the transiently binding, मतलब bind भी हो रहा है एंड साथ साथ में आगे भी चल रहा है, of the leukocytes at the lumen of the blood vessels, मतलब वो lumen of blood vessel के साथ बाइंड करके आगे आगे रोल होता चलेगा, that is known as rolling. The process is mediated by the proteins कॉल्ड एज द सिलेक्टेंस, ठीक है। तो सिलेक्टेंस प्रोटीन्स वो मीडिएट करेंगे एंड केमिकल मीडिएटर्स ऑफ द रोलिंग आर TNL एंड इंटरल्यूकिन 1, दे आर द लो एफिनिटी इंटरेक्शंस, ठीक है। तो रोलिंग भी हो गया, तो मार्जिनेशन द सेंटर से मार्जिन पे आ गया एंड वो मार्जिनेशन पे अब क्या कर रहा है, अटैच होकर फिर रोल होने लग गया, दैट इज द एडेशन एंड द मार्जिनेशन एंड द रोलिंग एंड द थर्ड स्टेज इज द एडेशन, ओके। तो एडेशन क्या है, दैट इज द प्रोसेस वेयर द ल्यूकोसाइट्स बाइंड फर्मली टू द लूमेन। तो रोल होके फिर अब बाइंड हो गए एंड इट इज मेंटेन्ड बाय प्रोटीन नेम एज इंटीग्रिन विच बाइंड टू द इंटीग्रिन लाइगैंड इन द लूमेन विच इज टाइटली एडेसिस द ल्यूकोसाइट। तो अब इंटीग्रिन नाम का जो प्रोटीन है वो बाइंड करेगा इंटीग्रिन लिगैंड के साथ एंड वो लूमेन के साथ टाइटली अटैच हो जाएगा एंड वो एडहेर करके रखेगा ल्यूकोसाइट को। अब इंटीग्रिन्स क्या, दे आर द ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द एडेशन, दे आर ओनली एक्टिवेटेड व्हेन ल्यूकोसाइट्स आर एक्टिव, मतलब जब ल्यूकोसाइट एक्टिव होगा तभी इंटीग्रिन काम करेंगे, बाकी नहीं करेंगे, ठीक है। एंड जो इंटीग्रिन लिगैंड है उसका काम था इंटीग्रिन्स के साथ बाइंड करके वो एडर कर रहा टाइटली ल्यूकोसाइट से, ठीक है। तो इंटीग्रिन लिगैंड दैट इज द VCAM1 एंड ICAM1, दैट इज वास्कुलर सेल एडेशन मॉलिक्यूल एंड इंट्रासेलुलर एडेशन मॉलिक्यूल दैट इज ICAM, ओके। अब हम आ जाते हैं फिर से वो टेबल पे, ओके। अब ए में हमने तीनों देख लिया, दैट इज द लूमेन ऑफ ब्लड वेसल, इन द लूमेन ऑफ ब्लड वेसल मार्जिनेशन, रोलिंग एंड एडेशन। अब हम बात करेंगे दैट इज नेक्स्ट इज माइग्रेशन अक्रॉस द
माइग्रेशन अक्रॉस द एंडोथीलियम, ठीक है। तो उसमें क्या करेगा, ट्राई टू स्क्वीज बिटवीन द एंडोथीलियल सेल्स इन द ट्रांसमेम्ब्रेन पैसेज, ठीक है। अब क्या करेगा कि वो एंडोथीलियल ट्रांसमेम्ब्रेन पैसेज के बीच में से जाएगा, ठीक है। तो दैट विल कॉज द डायापेडेसिस, ठीक है, डायापेडेसिस होगा उसकी वजह से। तो डायापेडेसिस का मतलब क्या होगा, तो डायापेडेसिस इज सिंपली जो ब्लड सेल्स होंगे, ठीक है, वो वॉल्स ऑफ कैपिलरीज के थ्रू पास होंगे, ठीक है। तो वो अकम्पनी क्या करेंगे, इन्फ्लेमेशन, एंड ये प्रोसेस को कौन कराएगा, दैट इज द PECAM, ठीक है, दैट इज द प्लेटलेट एंडोथीलियल सेल एडेशन मॉलिक्यूल, ओके, प्लेटलेट एंडोथीलियल सेल एडेशन मॉलिक्यूल 1 दैट विल इनिशिएट या फिर बोल सकते हैं फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ द डायपेडेसिस। एंड जो दो हमने देखे रोलिंग नहीं सॉरी एडेशन में, वो इंटीग्रीन्स के नाम क्या थे, दैट इज द VCAM एंड ICM, दैट इज द वैस्कुलर सेल एडेशन मॉलिक्यूल एंड इंट्रासेलुलर सेल एडेशन मॉलिक्यूल। एंड इधर पे जो डायपेटिस करा था दैट इज द प्लेटलेट एंडोथीलियल सेल एडेशन मॉलिक्यूल, ओके। अब सी दैट इज द माइग्रेशन, ओके। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा, दैट इज द ल्यूमेन ऑफ ब्लड वेसल में 3 हुई, दैट इज मार्जिनेशन, रोलिंग एंड एडेशन। फिर माइग्रेशन अक्रॉस द एंडोथीलियम में वायर द ट्रांसमेम्ब्रेन पास हो रहा था, ठीक है, ओके, दैट इज द डायपेडेसिस। अब डायपेडेसिस किसकी वजह से हो रहा है, दैट इज PCAM। एंड अब आएगा माइग्रेशन इन टिश्यूज टूवर्ड्स द स्टिमुलस, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, दैट इज वंस एंटर्ड द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड दे मूव टूवर्ड्स द बैक्टीरिया एंड डिस्ट्रॉय देम, ओके। तो मतलब एक बार एंटर्ड कर गया एक्स्ट्रा सेलुलर, वंस एंटर्ड इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड दे मूव टूवर्ड्स द बैक्टीरिया एंड डिस्ट्रॉय देम, ठीक है। तो एक बार ल्यूकोसाइट मूव हो गए उधर पे, ठीक है, तो वो बैक्टीरिया की तरफ जाके उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, मूवमेंट कॉल्ड एज कीमोटैक्सिस, ओके। एंड कीमोटैक्सिस मीडिएट बाय कीमो अट्रैक्टेंट्स दैट आर एक्सोजिनस एंड एंडोजिनस। तो एक्सोजिनस का एग्जांपल है दैट इज द बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स, एंड द एंडोजिनस के एग्जांपल है दैट इज द साइटोकाइन C3a C5 एंड द ल्यूकोट्राइन्स, ओके, ठीक है। तो कीमोटैक्सिस की अब बात करते हैं, हम अलग से देख लेते हैं। दैट इज कीमोटैक्सिस में क्या हो रहा है, तो देखिए, तो कीमो अट्रैक्टेंस है दैट विल बी बाइंड टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन ल्यूकोसाइट्स, ओके। तो वो बाइंड कर देंगे स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पे, एंड दैट विल कॉज द पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्टिन एंड लोकलाइजेशन ऑफ मायोसिन इन ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। तो एक्टिन का पॉलीमराइजेशन होगा एंड मायोसिन का लोकलाइजेशन होगा, एंड ल्यूकोसाइट्स एक्सटेंड फिलोपोडिया, ठीक है। तो द ल्यूकोसाइट्स विल एक्सटेंड द फिलोपोडिया, पुल्स द सेल इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटेंशन, मतलब जहाँ पे कीमोटैक्सिस होना है, ल्यूकोसाइट्स मूव्स फॉरवर्ड एंड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द सोर्स ऑफ द कीमो अट्रैक्टेंट्स। तो जहाँ कीमो अट्रैक्टेंट्स होंगे वहाँ जाएंगे, मतलब पहले रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, फिर पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्टिन एंड लोकलाइजेशन ऑफ मायोसिन होगा, उसके वजह से ल्यूकोसाइट्स में फिलोपोडिया आएंगे एंड पुल्स द सेल्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटेंशन एंड ल्यूकोसाइट्स मूव फॉरवर्ड टू द डायरेक्शन ऑफ द कीमो अट्रैक्टेंट्स, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, दैट इज द इन्फ्लेमेटरी इनफिल्ट्रेट। तो एक्यूट इन्फ्लामेशन में दैट इज न्यूट्रोफिल, मतलब क्या क्या होगा इन्फ्लामेशन अगर हो गया, तो एक्यूट इन्फ्लामेशन में न्यूट्रोफिल्स बी सिक्रीटेड इन द फर्स्ट 6 to 24 आवर्स, एंड फिर मोनोसाइट्स फिर विद इन द 24 to 48 आवर्स, ओके। एंड वाई न्यूट्रोफिल्स प्रीडोमिनेट अर्ली, अब क्वेश्चन आता है कि वाई न्यूट्रोफिल्स प्रीडोमिनेट अर्ली, तो दे आर मोर इन नंबर्स, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स 50% होते हैं, ओके, सो मोर इन नंबर, फिर रिस्पॉन्ड मोर टू कीमोकाइंस देन अदर सेल्स, ओके, attach firmly to the adhesion molecules but they are short-lived, they go apoptosis in the 24 to 48 hours, ठीक है। इसीलिए तो न्यूट्रोफिल्स फर्स्ट टू 6 to 24 आवर्स में, एंड फिर उनको रिप्लेस करेंगे दैट इज द मोनोसाइट्स, ओके, वो एपोप्टोसिस में चले जाएंगे, इसीलिए दे आर रिप्लेस बाय द मोनोसाइट्स एर दे आर सर्वाइव लॉन्गर एंड कैन प्रोलिफरेट द टिश्यूज। तो मैंने वही बोला, ओके। अब एक्सेप्शन क्या है, दैट इज द सूडोमोनास इन्फेक्शन में न्यूट्रोफिल्स कंटिन्यू टू रिक्रूट, मतलब उसमें मोनोसाइट्स नहीं आएंगे बट न्यूट्रोफिल्स कंटिन्यू आते रहेंगे। वायरल इन्फेक्शन में लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेट करेंगे, एंड एलर्जिक रिएक्शन में ईओसिनोफिल प्रीडोमिनेट करेंगे। तो ये एक्सेप्शन हमको याद रखना है कि सूडोमोनास इन्फेक्शन में न्यूट्रोफिल प्रीडोमिनेट रहेंगे, वायरल इन्फेक्शन में जो लिम्फोसाइट है वो प्रीडोमिनेट करेंगे, एंड जो एलर्जिक रिएक्शन है उसमें ईओसिनोफिल प्रीडोमिनेट करेंगे। नाउ दैट ल्यूकोसाइट्स आर रिक्रूटेड नाउ, तो मतलब अब रिक्रूटमेंट का पूरा प्रोसेस अगर हम याद करें तो फिर पहले क्या हो रहा था, दैट इज ल्यूमेन ऑफ ब्लड वेसल में थे तो 3 प्रोसेस मेनली, दैट इज द मार्जिनेशन, रोलिंग एंड एडेशन। फिर हुआ हमारा
that is the diapedesis, माइग्रेशन अक्रॉस द एंडोथीलियम, एंड फिर उसमें डायपेडेसिस हुआ एंड माइग्रेशन इन द टिश्यूज टूवर्ड्स द बैक्टीरिया, ठीक है, मतलब टूवर्ड्स द स्टिमुलस, या फिर बोल सकते हैं एंटीजन या फिर फॉरेन एजेंट, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा था, दैट इज द कीमोटैक्सिस, ओके। एंड फिर हमने देख लिया इनफिल्ट्रेट एंड द एक्सेप्शंस, ओके। नाउ द ल्यूकोसाइट्स आर रिक्रूटेड देन नाउ टू रिकॉग्नाइज द माइक्रोब्स, ठीक है। तो अब माइक्रोब्स को रिकॉग्नाइज करता है, हाउ दिस स्टिमुलस आर रिकॉग्नाइज बाय द फेगोसाइट्स, ठीक है। तो फेगोसाइट्स कैसे स्टिमुला की यार ये माइक्रोब है, इसको हमको डिस्ट्रॉयड करना है एंड फेगोसाइट करना है, तो इट विल बी अकर्ड बाय द फेगोसाइटिक रिसेप्टर्स। अब फेगोसाइटिक रिसेप्टर कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कितने टाइप्स के होते हैं, दैट इज द 3 टाइप के मेनली होते हैं, तो एक के बाद एक मैं लूँगा। दैट इज द मैनोज। तो मैनोज इट इज़ अ bind terminal mannose and fucose residues of the glycoproteins and glycoproteins and the glycolipids। तो वो terminal residues of bind terminal mannose and fucose residues of glycoproteins and glycolipids, okay। These sugars are found in walls of microbes, okay, and not found in mammalian cells। मतलब ये जो mannose होंगे तो वो कहाँ पाए जाएंगे, दैट इज द वॉल्स ऑफ माइक्रोब्स एंड दे बाइंड टू टर्मिनल मैनोज एंड फ्यूकोज, दैट इज रेसिड्यूज ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड द ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। अब स्कैवेंजर जो रिसेप्टर होंगे वो बाइंड मॉडिफाइड एलडीएल, ठीक है, LDL particles, also microbes recognize them, okay, and opsonins that recognize opsonins। तो opsonin के example है, that is the IgG, C3b mannose binding and lecithin। opsonin antibody opsonin क्या है, that is the antibody that renders bacteria and other cells susceptible to phagocytosis, okay। तो मतलब वो एंटीबॉडी है जो अदर सेल को फैगोसाइटोसिस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल करवाती है, ठीक है। तो मैनोज क्या, इट इज बाइंड टू मैनोज एंड फ्यूकोज एंड वो प्रेजेंट होता है बैक्टीरियल सेल में एंड नॉट फाउंड इन मैमेलियन सेल्स। फिर स्कैवेंजर होता है वो मॉडिफाइड LDL पार्टिकल्स को बाइंड करवाते हैं एंड ऑल्सो माइक्रोब्स रिकॉग्नाइज देम एंड ऑप्शनिन क्या करवाते हैं कि वो एंटीबॉडी होती है जो एंटीजन को फैगोसाइटिस के लिए तैयार करती है या फिर ससेप्टेबल बनाती है। दैट इज एग्जाम्पल, दैट इज IgG, C3b एंड मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन, ओके। वॉट हैपन्स व्हेन ल्यूकोसाइट्स आर एक्टिवेटेड, ओके। तो क्या होगा, बेसिकली फैगोसाइटिस होगी, डिस्ट्रक्शन ऑफ द फैगोसिटाइज्ड माइक्रोब्स एंड डेड सेल, डिस्ट्रक्शन ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोब्स एंड डेड सेल्स, ओके। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ फैगोटाइज माइक्रो एंड फिर अब जो डेड सेल हो गए उसका भी डिस्ट्रक्शन हो जाएगा एंड इट विल लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ द केमिकल मीडिएटर्स, ओके। तो फैगोसाइटोसिस क्या होता है बेसिकली, तो फैगोसाइटोसिस इज अ प्रोसेस which involves recognition, engulfment and digestion of microbes, dead cells as foreign bodies, okay, also called as cell eating, okay। अब बेसिकली ये डायग्राम में हम देखेंगे, दैट इज़ द थोड़ा सा मेसी सा डायग्राम है बट आपको समझ में आ जाएगा, ओके। दैट इज द 3 बेसिक स्टेप्स ऑफ द फैगोसाइटोसिस। उसमें क्या होगा, पहले तो रिकॉग्निशन होगा, फिर रिकॉग्निशन के बाद एनगल्फमेंट होगा एंड थर्ड दैट इज द किलिंग ऑफ माइक्रोब्स, ओके। तो फैगोसाइट में कौन कौन से होंगे, दैट इज द एग्जांपल है न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट एंड मैक्रोफेज, ओके। तो आप वो रिसेप्टर पे देख रहे हैं, दैट इज माइक्रोब बाउंड टू द फैगोसाइट रिसेप्टर, ठीक है। तो कोई भी रिसेप्टर पे आके बाइंड कर देगा, ठीक है, मैनोज, स्कैवेंजर, फिर ऑप्शनिन रिसेप्टर पे आके बाइंड कर, तो सिग्नल लीड टू द चेंजेस इन द साइटोस्केलेटन, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, पॉलीमराइजेशन ऑफ द एक्टिन फिलामेंट्स एंड localization of the myosin filaments that will extend the pseudopods, okay। and वो chemotaxis हमने देख लिया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन pinches off to form the vesicle, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या बनेगा, दैट इज द फैगोजोम बनेगा, ठीक है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, इधर पे फैगोजोम बन गया है, ठीक है। एंड बाइंड्स विद द लाइसोसोमल ग्रैन्यूल्स फॉर्मिंग द फैगोलाइसोसोम। अब देखिए, अब ऊपर दैट इज द लाइसोसोमल ग्रैन्यूल्स के साथ फैगोसोम कंबाइन करके फैगोलाइसोसोम बना देगा, ठीक है। एंड दिस लाइसोसोमल ग्रैन्यूल्स किल्स द माइक्रोब। तो फैगोलाइसोसोम फिर मतलब लाइसोसोमल ग्रैन्यूल से वो फैगोसोम को मार देगा, ठीक है। एंड फॉर फैगोलाइसोसोम दिस लाइसोसोमल ग्रैन्यूल kills the microbes। Killing occurs in neutrophil and macrophage by the reactive oxygen species, that is the free radical, reactive nitrogen species and lysosomal enzymes। The killing occurs in phagolysosomes
thus avoiding damage in the cell cytoplasm and nucleus। मतलब फेगोलाइसोसोम एक अलग सी सेल बॉडी है जो फेगोसोम और लाइसोसोमल ग्रैन्यूल्स को मिला के बनाई गई, एंड उसके अंदर ही फिर जो मतलब जो बैक्टीरिया फिर जो भी एंटीजन या फॉरेन बॉडीज़ है उधर पे उसको मार दिया गया ताकि वो साइटोप्लाज्म के सेल को डैमेज ना करे। ठीक है, तो ये हो गया पूरा सेलुलर इवेंट्स। ठीक है, सेलुलर इवेंट्स फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, एक बार कि पहले तो रिक्रूटमेंट हुआ। रिक्रूटमेंट में हमने 3 स्टेजेस पढ़े, दैट इज इन द लूमेन ऑफ ब्लड वेसल्स, माइग्रेशन फ्रॉम द माइग्रेशन अक्रॉस द एंडोथीलियम एंड माइग्रेशन इन द टिश्यूज टुवर्ड्स द स्टिमुलस। अब इन द लूमेन में 3 पार्ट हुए, दैट इज द मार्जिनेशन, रोलिंग एंड एडेशन। ओके, एंड फिर इधर पे एंडोथीलियम में माइग्रेशन, दैट इज डायपेटिसिस, एंड माइग्रेशन टुवर्ड्स द स्टिमुलस, दैट इज द कीमोटैक्सिस। ओके, अब हमने कीमोटैक्सिस के बाद पढ़ा दैट इज द इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट। एक्सेप्शन याद रखना कि सूडोमोनास में न्यूट्रोफिल प्रीडोमिनेट रहेगा, वायरल इन्फेक्शन में जो लिम्फोसाइट्स है वो प्रीडोमिनेट रहेंगे, एंड यूसिनोफिल कहाँ प्रीडोमिनेट रहेंगे, दैट इज इन द एलर्जिक रिएक्शन। ओके, अब फेगोसाइटोसिस रिसेप्टर हमने पढ़े, दैट इज मैनो, स्कैवेंजर एंड ओप्सोनिन। अब देन फिर फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस पढ़ी, दैट इज रिकॉग्निशन, एनगल्फमेंट एंड किलिंग ऑफ द माइक्रोब्स। तो रिकॉग्निशन कहाँ हो रहा था, रिसेप्टर में। आप डायग्राम को देख सकते हैं। ठीक है, तो डायग्राम में दैट इज रिसेप्टर में रिकॉग्निशन होगा, फिर एनगल्फमेंट कहाँ होगा, दैट इज फेगोसोम एंड लाइसोसोमल बाइंड हो जाएगा, तो वो दैट विल फॉर्म द फेगोलाइसोसोम, दैट इज द एंगल्फमेंट एंड किलिंग ऑफ माइक्रोब्स, जब लाइसोसोमल एंजाइम्स विल किल द माइक्रोब्स। ठीक है, तो वो हो गया किलिंग ऑफ माइक्रोब्स। एंड मेगल फेगोसाइट्स के एग्जांपल दैट इज न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस। ओके, एंड जो फिर से हम वेस्कुलर चेंजेस की अगर हम बात कर लेंगे एक बार, तो दैट इज द मेनली 2 वेस्कुलर चेंजेस होंगे, दैट इज द मतलब वेजो चेंजेस इन द वेस्कुलर फ्लो एंड कैलिबर, दैट इज द वेजोडाइलेशन, एंड दैट इज हॉलमार्क, दैट इज इंक्रीज वेस्कुलर परमिएबिलिटी। ठीक है, और उसके जो 3-4 पार्ट है, दैट इज द डायरेक्ट डैमेज, फिर जो श्रिंक हो जाना मतलब कंट्रैक्शन, एंड एंडोथेलियल इंजरी ड्यू टू ल्यूकोसाइट्स। वो 3 मैकेनिज्म हमको मेनली याद रखना है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में दैट इज मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन ले लूँगा, बिकॉज वो भी एक अलग से बड़ा सा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ओके, एंड गाइज प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। एंड प्लीज़ गाइज प्लीज़, मैं बोल रहा हूँ बार बार कि आप हिस्टोपैथोलॉजी एंड डायग्राम पे पैथोलॉजी में ज़्यादा फोकस करेगा, बिकॉज थोड़े सा नोट्स तो ठीक ही है, बट आप डायग्राम रिप्रेजेंट या फिर कुछ फ्लो चार्ट बनाओगे तो फिर इट विल लुक्स गुड। ठीक है, प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे नोट्स जैसे प्रेजेंटेशन, मेरे नोट्स मैंने रफली बनाए थे पहले बट आई वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ दैट स्टफ, सो मुझे पता नहीं चला था पहले, बट नाउ आई एम डूइंग टू इम्प्रूव ऑल माई हैंड राइटिंग्स एंड ऑल दैट। सो प्लीज़ गाइज, वो इन्फ्लेमेशन वाले जो पिक्टोरल डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन एंड हिस्टोपैथोलॉजी के जो इमेजेस है वो प्लीज़ आप देख लीजिए। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल की, प्लीज़ उधर पे PDF है, उधर पे प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। ओके, सो stay cool, stay fit, stay healthy, and stay safe and stay happy. So thank you.